आयोवा के ओगडेन मार्श शहर में एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, क्योंकि आधी रात में हर कोना भारी आग की लपटों में जल रहा है। ये सब 2 दिन पहले ही शुरू हुआ। स्थानीय लोग हाई स्कूल बेसबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं, जो अचानक रुक जाता है जब सभी ने देखा कि रोरी अपने हाथों में बंदूक के साथ पिच में प्रवेश कर रहा है और बाहर देख रहा है। डिप्टी रसेल ने पिच खाली कर दी, जबकि शेरिफ डेविड रोरी के पास आया और यह सोचकर कि वह नशे में है, वह धीरे से उस पर हथियार गिराने की कोशिश करता है। हालांकि रोरी इसके बजाय अपनी बंदूक से गोली चलाने ही वाला है, इसलिए डेविड सहज भाव से प्रतिक्रिया करता है और पहले गोली मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शाम को डेविड रोरी की पत्नी पैगी और उसके बेटे कर्ट से मिलता है और उनसे माफी मांगता है और समझाता है कि रोरी नशे में था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पैगी उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि रोरी वर्षों से पाक साफ था। अपराधबोध डेविड को सोने नहीं देता, लेकिन उसकी गर्भवती पत्नी जूडी उसे बताती है कि उसने सही काम किया। अगले दिन डेविड को लैब से फोन आता है और वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि रोरी के रक्त परीक्षण में कोई अल्कोहल नहीं था, जो 2 बार किया गया था। भ्रमित और परेशान डेविड पिच पर जाता है और देखता है कि स्कूल प्रिंसिपल बेन बैठा है और कुछ भी नहीं देख रहा है। कुछ हद तक रोरी की तरह लग रहा है। डेविड को उसे इससे बाहर निकालने और थोड़ी बातचीत करने के लिए उसका नाम 2-4 बार पुकारना पड़ता है। इस बीच अस्पताल में डेड्रे अपने पति बिल को डॉक्टर जूडी से मिलने के लिए लाती है। बिल कसम खाता है कि वह बस थक गया है और इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। जब जूडी उससे एक अलग सवाल पूछती है तो वह थोड़ा अलग दिखता है। वह बस वही जवाब दोहराता है। शाम को डेड्रे को गैराज में शोर सुनाई देता है और वह उसे जांचने के लिए दौड़ता है और देखता है कि ट्रैक्टर मशीन चालू है, लेकिन कोई बिल नजर नहीं आता है। इसे बंद करने के बाद डेड्रे ने अपने बेटे को चिल्लाते हुए सुना, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए वापस घर की ओर भागी। जब वह उसका कमरा खाली देखती है तो उसे चिंता होती है, लेकिन बच्चा उसे ढूंढ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वे अलमारी में छिपने के लिए चले जाते हैं क्योंकि बच्चा बताता है कि बिल के पास चाकू है। उसी समय वे बिल को सीढ़ियां चढ़ते हुए सुनते हैं, इसलिए वे चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बिल उन्हें वैसे भी ढूंढ लेता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अपने परिवार की हताश चिल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए बिल पूरे घर में गैसोलीन छिड़कता है और आग लगा देता है। जब तक पुलिस और दमकल कर्मी घर तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेड्रे और बच्चा मर चुके हैं। जाहिरा तौर पर जब बिल का घर जल रहा था तब वह लॉन की घास काट रहा था, और जब क्रोधित जूडी ने उसके कृत्य के लिए उस पर चिल्लाया तो बिल ने बस सीटी बजा दी। बाद में उसे अपने स्थानांतरण की प्रतीक्षा करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वह वहीं अपनी कोठरी में खड़ा रहा, कुछ भी नहीं देख रहा था। शहर के बाहर 3 शिकारी दलदल में नीचे जा रहे थे, तभी वे एक पैराशूट फंसा हुआ और कुछ पेड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वे अंत को पानी से बाहर निकालते हैं तो वे चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें एक सेना पायलट का शव मिलता है। जल्द ही पुलिस इसकी जांच करने के लिए आती है और रसेल को एक विमान के दलदल में दुर्घटनाग्रस्त होने की अफवाह सुनने की याद आती है, जो उस समय एक बड़े झूठ की तरह लग रहा था क्योंकि यह इतना बड़ा है कि किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। डेविड और रसेल एक नाव को दलदल में ले जाने का फैसला करते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि आसमान में पानी के नीचे एक विमान है। किसी प्रकार का ड्रोन कैमरा इनिशियल कंटेनमेंट प्रोटोकॉल शब्दों के साथ शहर पर जूम करता है। एक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए डेविड शोध करता है कि शहर की पानी की आपूर्ति कहां से होती है और पुष्टि करता है कि यह उस दलदल और पहले घर से आती है जहां यह पहुंचता है। यह रोरी का है। समाचार कवरेज के बिना एक सेना के विमान का नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत ही संदिग्ध है, इसलिए डेविड को लगता है कि विमान पानी को दूषित कर रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। वह और रसेल मेयर से मिलने जाते हैं और उनसे पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेयर ने मना कर दिया क्योंकि पानी बंद करने से फसलें नष्ट हो जाएंगी और उनका पूरा शहर दिवालिया हो जाएगा। अपने परिजनों की सुरक्षा के बारे में चिंतित डेविड ने सीधे आदेशों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और खुद ही पानी की आपूर्ति बंद कर दी, यहां तक कि वाल्व भी हटा दिया ताकि कोई इसे वापस चालू न कर सके। जब वे स्टेशन लौटते हैं तो वे बिल को उसकी कोठरी के फर्श पर खून से लथपथ देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वह मर गया है, लेकिन जब वे करीब आते हैं बिल जाग जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ज़ोंबी की तरह दिखने पर डेविड को एहसास हुआ कि बिल को अब तक उठाया जाना चाहिए था, लेकिन जब वह अपने वरिष्ठों से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि फोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं और कोई इंटरनेट नहीं है। फिर डेविड बाहर जाता है और पाता है कि शहर पूरी तरह से सुनसान है, सिवाय एक महिला के जो एक बच्चे की साइकिल पर गुजर रही है। उसी समय एक रहस्यमयी काली कार उसकी तस्वीरें लेती है, लेकिन जब डेविड उसके पास जाने की कोशिश करता है तो कार तेजी से भाग जाती है। इसके बाद डेविड मुर्दाघर जाता है और जब वह पहले मिले शव की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मुंह और आंखें सिल दी गई हैं। दूसरी टेबल से आने वाली आवाज से पता चलता है कि शरीर अभी भी जीवित है और जब डेविड ने उसकी जांच की तो उसने पाया कि चेहरा भी सिल दिया गया है।
डेविड धागे को काटने की कोशिश करता है और मेडिकल परीक्षक डेविड को पीछे से मारने से ठीक पहले वह आदमी उसे चेतावनी देता है। ऐसा लगता है कि यह लड़का भी संक्रमित है और लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वह डेविड को हड्डी काटने वाले चाकू से मारने की कोशिश करता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है। डेविड केबल को खींचता है जिससे कटर परीक्षक को चोट पहुंचाता है, अंततः उसकी मौत हो जाती है। हालांकि कटर फर्श पर उछलने लगता है और डेविड के पीछे आने लगता है, लेकिन समय रहते रसेल ने उसे बचा लिया। बाद में डेविड घर जाता है और अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी इनकार कर देती है। आपातकालीन स्थिति में शहर को एक डॉक्टर की जरूरत है। अचानक जूडी को उनके घर के बाहर कोई दिखाई देता है और डेविड खलिहान की जांच करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन सेना द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे उसे खींचकर एक बस में ले जाते हैं जहां उसे जूडी और रसेल सहित कई अपहृत स्थानीय लोग मिलते हैं। बस उन्हें एक सैन्य शिविर में ले जाती है। उन्होंने स्थानीय स्कूल में जगह बनाई है जहां लोगों को बाढ़ के पीछे रखा जा रहा है। रेडियोधर्मिता और शरीर के तापमान को स्कैन करने के लिए समूह को कुछ टेंटों के माध्यम से ले जाया जाता है और खराब परिणाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को परिवारों से अलग कर दिया जाता है, भले ही वह सिर्फ बच्चे ही क्यों न हो। दुर्भाग्य से जूडी का तापमान बढ़ गया और सैनिक उसे ले गए, जिससे डेविड को अपने बंधकों के खिलाफ लड़ना पड़ा। हालांकि उस पर आसानी से काबू पा लिया गया और उसे बाहर कर दिया गया। जूडी को एक स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है और अंदर ले जाया जाता है जहां वह नकाब पहने बहुत सारे सैनिकों, स्थानीय लोगों को पीड़ा और खून के धब्बे देखती है। जब वे उसे बेहोश करने आते हैं तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह पाती। जब वह उठती है तो खुद को एक कमरे में दर्जनों लोगों के साथ स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाती है और बाहर हिंसक आवाजें सुनती है। ऐसा लगता है कि एक कार है शिविर की बाढ़ से टकरा गया और लोग मौका पाकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, एक हिंसक दंगा शुरू हो जाता है और संक्रमित लोग नियंत्रण क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। ऐसी गड़बड़ी को नियंत्रित करने में असमर्थ सैनिक और डॉक्टर मरीजों को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ छोड़कर हेलीकॉप्टरों में भाग जाते हैं। इस बीच डेविड एक ट्रक के अंदर जागता है जो उसे दूसरे शिविर में ले गया है, जहां सभी को एक कंगन दिया गया है जो उन्हें संक्रमित नहीं होने का संकेत देता है। जाहिरा तौर पर सभी स्वस्थ लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन डेविड ने जूडी के बिना जाने से इनकार कर दिया। एक पड़ोसी ने उसे बताया कि शहर बंद कर दिया गया है और हर राजमार्ग पर बाधाओं ने भागने की कोशिश करने वाले पूरे परिवारों को मार डाला है, लेकिन डेविड उसे कायर कहता है। कुछ क्षण बाद डेविड वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिल को फर्श पर मृत पाता है। वह अपनी बंदूक ढूंढता है और शोर सुनकर उस पर निशाना लगाता है, लेकिन वह सिर्फ रसेल है। जब वे दोनों बाहर से काली कार आने की आवाज सुनते हैं तो तुरंत छिप जाते हैं और डेविड बताते हैं कि जूडी को केवल इसलिए बुखार है क्योंकि वह गर्भवती है, इसलिए रसेल उसे बचाने में उसकी मदद करना स्वीकार करता है। जूडी को लौटें उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त बेक्का उसके पास स्ट्रेचर पर है। उनकी बातचीत अचानक एक अजीब शोर से बाधित हो जाती है और एक छाया बेन को दिखाने के लिए इधर उधर घूमती है जो खून से लथपथ है और खेती का कांटा ले जा रहा है। स्पष्ट रूप से संक्रमित होने पर वह कमरे के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है और बिना किसी दया के मरीजों को कांटे से मारना शुरू कर देता है। अंततः वह बेक्का के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे चाकू मार सके, जूडी उसका ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाती है। फिर बेन उसकी ओर बढ़ता है और कांटा उठाता है, लेकिन डेविड और रसेल द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। लोग जूडी और बेक्का को बचाते हैं और बाहर जाते हैं, जहां उन्हें दंगे के परिणामस्वरूप पूरा नरसंहार देखने को मिलता है। फिर समूह शहर को पार करना शुरू कर देता है और देखता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है और आग लग गई है। उन्होंने एक पागल व्यक्ति को कार पर मुक्का मारते हुए भी देखा, लेकिन सौभाग्य से उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही वे एक चालू कार की तलाश करते हैं, वे अचानक एक शोर सुनते हैं और एक ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। यह पता चला है कि शिकारी लोगों का पीछा कर रहे हैं और उनके शवों को ट्रक के पीछे फेंकने से पहले उन्हें गोली मार रहे हैं। सौभाग्य से वे जल्द ही भाग जाते हैं और समूह आगे बढ़ सकता है। आखिरकार वे बेक्का के प्रेमी के घर के पास पहुंचते हैं, इसलिए वह उसकी तलाश करने के लिए दौड़ती है। स्कॉटी ने अपने हथियार निकालकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब डेविड ने अपनी बंदूक उस पर तान दी तो स्कॉटी ने माफी मांगी और कहा कि वह केवल आश्वस्त होना चाहता था। वह समझाता है कि उसकी मां भी ठीक है और वह सामान जुटा रही है। लेकिन जब वे लोगों को करीब आते देखते हैं तो वे बाधित हो जाते हैं। समूह खलिहान में छिप जाता है और देखता है कि कैसे सैनिकों का एक झुंड घर को घेर लेता है और बूढ़ी औरत पर परीक्षण करने के लिए उसे बाहर खींच लेता है। स्कॉटी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और डेविड की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी मां को बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन सैनिकों ने उन दोनों को गोली मार दी और शवों को आग लगाने के लिए फ्लेमथ्रोवर का उपयोग किया। सैनिकों को क्षेत्र की सफाई करने का आदेश दिया जाता है और उनमें से एक खलिहान में प्रवेश करता है, लेकिन डेविड और रसेल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और धमकी देकर पीछे ले गए। अत्यंत युवा सैनिक बताता है कि उसे भी विस्तृत जानकारी नहीं है। स्क्वाड्रन को केवल आदेश के तहत उड़ाया गया था।
उसने नागरिकों को गोली मारने के लिए सेना में भर्ती नहीं किया था और कसम खाई थी कि अगर उन्होंने उसे जाने दिया तो वह उनके बारे में किसी को नहीं बताएगा। डेविड उसे एक मौका देता है, फिर भी वह खतरे में है और सैनिक बाहर चला जाता है और दूसरों को बताता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उन्हें जाना चाहिए। अगली सुबह समूह डेविड के घर पहुंचता है, जबकि रसेल एक पुरानी कार की मरम्मत का काम करता है। अन्य लोग सामान इकट्ठा करते हैं और जूडी अपने पीछे संक्रमित पैगी को न देखकर अलविदा कहने के लिए नर्सरी में रुकने का फैसला करती है। नीचे डेविड एक शोर सुनता है और नर्सरी की ओर भागता है, लेकिन जूडी को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अचानक एक संक्रमित कर्ट उसे मारने की कोशिश करने के लिए उस पर कूद पड़ता है और जब डेविड अपनी गिरी हुई बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है तो पैगी उसके हाथ पर वार कर देती है, जिससे वह फर्श पर फंस जाता है। फिर वह बंदूक पकड़ लेती है और जूडी पर निशाना साधती है। इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए डेविड ने उसे याद दिलाया कि उसने ही उसके पति की हत्या की थी। पैगी उसकी ओर बंदूक घुमाती है, लेकिन डेविड तुरंत उसे निहत्था कर देता है और अपना हाथ छुड़ाकर कट को दूर धकेल देता है और पैगी पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कर्ट बंदूक पकड़ लेता है और डेविड को लगभग मार ही देता है, लेकिन रसेल पहले खिड़की से गोली मारकर उसे मार देता है। बाद में डेविड जूडी को मुक्त कर देता है, जबकि रसेल कुछ अतिरिक्त बार शवों पर गोली चलाने के लिए आता है। इससे जूडी परेशान हो जाती है और उसे चिंता होती है कि वह भी संक्रमित हो सकता है, लेकिन डेविड बताते हैं कि वे अपने जीवन के ऋणी हैं। समूह कार में निकल जाता है और थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद बेक्का को खांसी होने लगती है। रसेल को लगता है कि वह संक्रमित हो सकती है और जल्द ही हर कोई एक दूसरे से बहस करने लगता है। उसी समय उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इसलिए डेविड कार घुमाता है और कार वॉश के अंदर छिप जाता है। जब वे हेलीकॉप्टर के निकलने का इंतजार कर रहे थे, बेक्का को बाहर कोई दिखाई देता है और अचानक मंच हिलने लगता है। जैसे ही वॉशिंग मशीन चालू होती है, डेविड उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार प्लेटफॉर्म के पास रहती है। जल्द ही संक्रमित कर्मचारियों का एक समूह वाहन को घेर लेता है और समूह पर हमला कर देता है, अंदर पहुंचने में सक्षम होने के लिए खिड़कियां तोड़ देता है। जैसे ही डेविड उनमें से एक के खिलाफ लड़ता है, दूसरा बेक्का की ओर बढ़ता है, इसलिए वह कार पर उसका सिर तोड़ देती है और उसे लात मारकर गिरा देती है। बहुत संघर्ष करने के बाद डेविड भी दूसरे आदमी को धक्का देने में सफल हो जाता है और अंततः कार आगे बढ़ाने में सफल हो जाता है। लेकिन एक अन्य कर्मचारी कार के पीछे आता है और बेक्का की गर्दन के चारों ओर एक नली डाल देता है, जिसे बाहर खींच लिया जाता है और मार दिया जाता है। डेविड कार रोकता है और जब वह और रसेल पागल लोगों को मारते हैं, जूडी बेक्का की ओर भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता है और उनकी कार को उड़ा देता है। बाद में शेष तिकड़ी सड़क पर चलना शुरू कर देती है और अंततः उसे रसेल का ट्रक मिल जाता है, जो कीलों से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी समय वे रहस्यमयी काली कार को आते हुए देखते हैं और डेविड ने फैसला किया कि उन्हें इसे चुरा लेना चाहिए। लेकिन रसेल अनावश्यक रूप से आक्रामक हो जाता है और सड़क पर कीलें फेंक देता है, जिससे कार पलट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक एजेंट कार से बाहर निकलता है और रसेल उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोकता है और स्पष्टीकरण मांगता है। एजेंट का कहना है कि विमान आबादी को अस्थिर करने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रोटोटाइप जैविक हथियार को स्थानांतरित कर रहा था, लेकिन जब यह नष्ट होने के लिए टेक्सास जा रहा था तो यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऊष्मायन अवधि 48 घंटे है। क्रोधित डेविड ने उस व्यक्ति को घूंसा मारा और घोषणा की कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन रसेल ने उस व्यक्ति को गोली मार दी और डेविड को इस तथ्य का एहसास हुआ कि उसका दोस्त संक्रमित होना चाहिए। डेविड रसेल की राइफल छीन लेता है, लेकिन रसेल को पता चलता है कि उसके पास भी एक बंदूक है और वह उसे उन पर तान देता है, जिससे वे उसे उसकी राइफल वापस दे देते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उसने कितनी बार उनकी जान बचाई है। फिर रसेल जोड़े को बंधक मानकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। कुछ देर चलने के बाद रसेल ने राइफल की सभी गोलियां हवा में बर्बाद कर दी और डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब रसेल बंदूक नीचे करता है, डेविड उसे मुक्का मारता है और हथियार ले लेता है और जैसे ही वह आकाश की ओर देखता है, रसेल अंततः स्वीकार करता है कि वह ठीक नहीं है। वह उनके साथ थोड़ी देर और चलने के लिए कहता है, ताकि अपने अंतिम क्षणों में उनका साथ पा सके। कुछ समय बाद समूह को पता चलता है कि राजमार्ग का रास्ता सेना द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। रसेल कहता है कि वह उन्हें कुछ समय के लिए खरीद सकता है, इसलिए डेविड उसे बंदूक देता है और रसेल सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। वह अपनी बंदूक का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक पहले उसे मार गिराते हैं। डेविड और जूडी के लिए अभी भी छिपकर शहर की सीमा पार करने के लिए पर्याप्त समय है। आखिरकार वे एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां वे 3 भरे हुए ट्रकों को देखकर परेशान हो जाते हैं, जिन्हें स्वस्थ लोगों को निकालना था। हालांकि वे सभी मर चुके हैं। गोलियों के खोल से संकेत मिलता है कि यह सरकार की हमेशा से योजना थी। सौभाग्य से वहां एक नियमित ट्रक भी उपलब्ध है, इसलिए डेविड उनके भागने के लिए आपूर्ति इकट्ठा करना शुरू कर देता है।
उसी समय उसे एक आर्मी रेडियो मिलता है और उसे एक संचार सुनाई देता है जिसमें कहा गया है कि 10 मिनट में कुछ बड़ा होगा। जब वह गैरेज में जाता है तो उसे शवों से भरा शिकारी का ट्रक मिलता है, जिसका अर्थ है कि वे आसपास ही होंगे। अचानक बिल्डिंग में बिजली चली जाती है। जूडी को एक परछाई दिखती है, इसलिए वह तुरंत छिप जाती है और चाकू पकड़ लेती है। लेकिन जब शिकारी उसे ढूंढ लेते हैं तो वह भागने लगती है और एक कमरे में छिप जाती है, जहां उसे और भी शव मिलते हैं। जब एक शिकारी इस कमरे की जांच करने आता है तो जूडी अपनी घृणा को निगल जाती है और शवों के बीच छिप जाती है ताकि शिकारी उसे न देख सके और दूर चला जाए। जूडी दरवाजे के पास आती है और जब कोई उसे छूता है तो वह लगभग चिल्लाने लगती है, लेकिन सौभाग्य से वह सिर्फ डेविड है। फिर दंपति ट्रक की ओर भागते हैं और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो एक शव बाहर गिरता है। वे वाहन में बैठ जाते हैं, लेकिन डेविड ने कार्यालय के काम से कोई भी चाबी नहीं ली, इसलिए उसे दूसरा सेट ढूंढने के लिए गिरे हुए शरीर की जांच करनी होगी। वह उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक शिकारी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे लड़ाई में खींच लेता है। दूसरा शिकारी ट्रक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी तुरंत उसे गोली मारकर मार देती है। कुछ प्रहारों के बाद डेविड शिकारी को तेल से ढकने में सफल हो जाता है और लुढ़कने से पहले उसे अपने लाइटर से आग लगा देता है ताकि आग की लपटें भी उस तक न पहुंच सकें। इसके बाद युगल ट्रक में बैठ जाता है और चूंकि डेविड अपने साथ सैन्य रेडियो लाया था, इसलिए वे उल्टी गिनती सुनते हैं जो जल्द ही शून्य तक पहुंच जाती है। अचानक उन्हें एक विस्फोट सुनाई देता है और जैसे ही एक बहुत तेज रोशनी पूरे क्षेत्र को रोशन करती है, उन्हें एहसास होता है कि सेना ने उनके शहर को उड़ा दिया है। बम ऐसी विस्फोटक लहर भेजता है कि वह ट्रक तक पहुंच जाती है और उसे सड़क से दूर उड़ा देती है। सौभाग्य से वे दोनों जीवित बचे हैं, इसलिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने प्यारे गृहनगर को खंडहर होते हुए देखते हैं। फिर दंपति निकटतम शहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इस बात से अनजान कि ड्रोन कैमरा उन पर है और नियंत्रण प्रोटोकॉल आरंभ करें शब्द प्रदर्शित करता है। इस बीच पूरे देश में समाचार प्रसारणों में बताया गया कि शहर सामान्य आग की चपेट में आ गया था जिसे हवा के कारण रोका नहीं जा सका, और कुछ लोगों ने जो विस्फोट देखा वह एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र में दुर्घटना थी। वहां एक रिपोर्टर नजर आ रहा है, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति अचानक प्रसारण को बाधित कर देता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।